अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने इसमें एक टॉपिक सुपर कंडक्टर्स डिस्कस करना है। सो डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमने सुपर कंडक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसके लिए हम बैकग्राउंड नॉलेज की हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज उसकी 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस या फिर ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके अलावा ये चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। जब हम इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी बनती है डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। अब अगर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया जाए तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी बनता है, जहाँ पे अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट या फिर पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर के टर्म्स में अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। हम डेल्टा आर ओवर आर नॉट को मिला के इसे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से यही सारी डिस्कशन अगर रेजिस्टिविटी के टर्म में की जाए तो फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी इस तरह से लिखी जा सकती है, और दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करने पे प्रोपोर्शनैलिटी इस तरह लिखी जाएगी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। और अब अगर हम यहाँ से अल्फा को डिफाइन करें तो ये बनेगा डेल्टा रो ओवर रो नॉट डेल्टा टी के इक्वल। दैट मीन्स चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी या फिर 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों ही केसेस में इसके यूनिट्स जो हैं वो पर केल्विन के अंदर आते हैं। अब अगर हम डेल्टा आर की जगह पे ये लिख दें कि ये फाइनल रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल या इनिशियल रेजिस्टेंस है, आर टी इज फाइनल रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी, तो इक्वेशन बन जाएगी आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और आर नॉट इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे चला जाए तो ये इस तरह से लिखा जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। फर्दर इस इक्वेशन से हमने प्रीवियसली चैप्टर 13 में आर नॉट को कॉमन निकाला था और इक्वेशन बन गई थी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन फिलहाल मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। इक्वेशन बन जाएगी आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट। और ऐसे ही जो रेजिस्टिविटी वाली टर्म है इसमें चेंज इन रेजिस्टिविटी की जगह पे फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल या ओरिजिनल रेजिस्टिविटी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, या फिर रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। फाइनल रेजिस्टिविटी फाइंड करने की जो इक्वेशन है वो रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की टर्म में हमने प्रीवियसली डिस्कस की हुई है, लेकिन फिलहाल हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं और इक्वेशन बन जाती है रो टी इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी प्लस रो नॉट। अब इसको इस तरह से क्यों लिखा है? ताकि ये लीनियर ग्राफ की इक्वेशन से मैच कर सके। अब अगर यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे भी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर या ओरिजिनल टेम्परेचर पुट कर दिया जाए तो इक्वेशन बनती है आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस आर नॉट। और फर्दर रीअरेंजमेंट्स पे ये इक्वेशन बन जाएगी आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी माइनस अल्फा आर नॉट टी नॉट प्लस आर नॉट। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट माइनस अल्फा आर नॉट टी नॉट।
या फिर ये इक्वेशन लिखी जा सकती है RT इज इक्वल टू अल्फा R0 T प्लस R0 1 माइनस अल्फा T0। ये इक्वेशन ये शेप इख्तियार कर लेगी। और सेकेंड इक्वेशन के साथ अगर हम यही काम करें तो इक्वेशन बन जाएगी रो T इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट T माइनस T0 प्लस रो नॉट, या फिर रो T इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट T माइनस अल्फा रो नॉट T0 प्लस रो नॉट, या फिर रो T इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट T प्लस रो नॉट माइनस अल्फा रो नॉट T0, या फिर ये इक्वेशन बन जाएगी रो T इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट T प्लस रो नॉट 1 माइनस अल्फा T0, जहाँ पे T0 ओरिजिनल या फिर इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस का आमतौर पे से कहा जाता है। अब हमने ये सारी रीअरेंजमेंट्स क्यों की? ताकि ये इक्वेशंस मैच कर जाएं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ये इक्वेशन भी और ये इक्वेशन भी। अब यहाँ पे c की टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इन टर्म्स को, x की जगह पे यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर T और यहाँ पे भी फाइनल टेम्परेचर T मौजूद है, जबकि m की जगह पे यहाँ पे अल्फा R0 लिखा हुआ है और यहाँ पे m की जगह पे अल्फा रो नॉट लिखा हुआ है, जबकि y की जगह पे यहाँ पे RT और यहाँ पे y की जगह पे रो T लिखा हुआ है। अब एक और बात भी आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म एक नेगेटिव नंबर आएगी। ऐसे ही जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म भी एक नेगेटिव नंबर आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिल्वर के लिए अल्फा की वैल्यू को राइट डाउन करते हैं, ये वैल्यू है 0.00380 और T0 की वैल्यू SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 273 केल्विन होती है। अब जब हम यहाँ पे 1 माइनस अल्फा T0 की टर्म सॉल्व करेंगे तो ये लिखी जाएगी 1 माइनस 0.00380 इंटू 273। अल्फा की टर्म पर केल्विन में और 273 केल्विन में मौजूद है। यह टर्म बन जाएगी 1 माइनस 1.0374, तो आंसर आएगा माइनस 0.0374। जैसे कि मैंने इनिशियली डिस्क्राइब किया था कि ये टर्म नेगेटिव होती है। सब एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद एक जो फेमस मेटल्स हैं उनके लिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही आती है। दैट मीन्स हमारी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इसमें ये जो इंटरसेप्ट है C, ये नेगेटिव टर्म है। तो इसलिए जब हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को ग्राफ के लिए यूज करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं। RT इज इक्वल टू अल्फा R0 T प्लस R0 1 माइनस अल्फा T0, या फिर रो T इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट T प्लस रो नॉट 1 माइनस अल्फा T0। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को अगर हम यूज करें ग्राफ बनाने के लिए तो ग्राफ इस तरह से बनेगा कि लेट्स से यहाँ पे हम y एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं और इस तरह से x एक्सिस प्लॉट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमने x एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर प्लॉट करना है और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट 0 या फिर 0 केल्विन के इक्वल है, जबकि इस डायरेक्शन में हम या तो RT दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस या फिर रो T दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टिविटी प्लॉट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक टर्म भी प्लॉट की जा सकती है और यहाँ पे अगर T का सिंबल ना भी यूज किया जाए तो मतलब वही है कि किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू। इस ग्राफ में हम अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव y एक्सिस भी प्लॉट कर लेते हैं ताकि हम नेगेटिव इंटरसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकें। हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे ये जो लास्ट वाली टर्म है इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू को 0 कर दिया जाए, दैट मीन्स वो टर्म जो कि x को रिप्रेजेंट कर रही है, x ये वाली पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, m को, और ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, c को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये टर्म y के इक्वल है। अब अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो, दैट मीन्स x बिल्कुल 0 हो, यहाँ पे इस जगह के ऊपर मौजूद हो, तो इसके साथ
C 0 नहीं होगा, दैट मीन्स y की वैल्यू 0 नहीं होगी बल्कि एक नेगेटिव नंबर के इक्वल होगी, जो हमने यहाँ पे इस तरह से डिस्क्राइब किया है। और जब x की वैल्यू एक नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होगी, दैट मीन्स टेम्परेचर नॉन जीरो केल्विन होगा, दैट मीन्स कोई पॉजिटिव डिजिट से एक्सप्रेस टेम्परेचर होगा, तो उस वक्त फिर y की वैल्यू 0 हो सकती है। और टेम्परेचर की पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर कंसीडर कर लूँ, तो ये टेम्परेचर की वो वैल्यू है जो इस नेगेटिव नंबर को यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वलाइज कर देती है, और उस वक्त y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? 0 के इक्वल आ जाती है। दैट मीन्स ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है। अब RT को 0 होने के लिए इस पूरे टर्म का उतना ही पॉजिटिव होना लाजमी है, तो जाहिर बात है इस वक्त T नॉन जीरो होगा और ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आएंगी, कैंसिल करेंगी, तभी इस इक्वेशन का आंसर या फिर इस इक्वेशन का आंसर 0 आएगा। सो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस 0 है, और हम ये बात जानते हैं कि ये टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है। अब जैसे जैसे फर्दर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे इस टर्म को, दैट मीन्स इस टर्म को, तो y एक्सिस के ऊपर एक्सप्रेस्ड वैल्यू दैट मीन्स रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T या फिर रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर T वो इंक्रीज करती चली जाएगी। दैट मीन्स इस केस में लाइन एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा कि टेम्परेचर कम करते जाएंगे किसी मेटल के लिए तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी। और एक सर्टेन टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर आके किसी भी मेटल की जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ये प्रैक्टिकली 0 हो जाती है। दैट मीन्स उस केस में यहाँ पे टेम्परेचर T या फिर X की वैल्यू कोई इस तरह से एडजस्टेड होती है कि ये M के साथ मल्टीप्लाई होने और आंसर जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसको C में ऐड करने से Y की 0 वैल्यू देती है। दैट मीन्स उस वक्त Y एक्सिस पे जो RT या फिर रो T एक्सप्रेस्ड हैं वो प्रैक्टिकली 0 हो जाएंगे, और इस वक्त किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी प्रैक्टिकली 0 हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? हम ये बात जानते हैं कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बैंड थ्योरी से एक्सप्रेस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से न्यूक्लियस एक्सप्रेस करें, लिथियम एटम की बात करते हैं, लिथियम 3,7 की, तो इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं इस तरह से, और इसके बाद इससे नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा होता है, और उससे जो नेक्स्ट शेल है वो मोमेंटरीली एम्प्टी होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस नेक्स्ट शेल में आ जाए तो वो फिर एटम टू एटम जंप करने के लिए फ्री हो जाता है। और ये अकेले एटम की डायग्राम बनाई है। हम ये बात जानते हैं कि जब बिलियंस ऑफ एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये जो डिस्क्रीट शेल्स हैं ये लार्ज नंबर ऑफ सब शेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। सभी डिस्क्रीट होते हैं लेकिन इस कदर क्लोजली प्लेस्ड होते हैं कि हमें वहां पे एक कॉन्टिन्यूस बैंड दिखाई देता है, इस तरह से कि यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये स्प्लिटिंग के बाद वाइड होना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, और जो वैलेंस शेल है वो भी वाइड होना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, और मेटल्स के केस में इनमें ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो इंटीरियर्स में हमने कोर शेल्स दिखाए हैं वो भी लाइटली स्प्लिट अप हो जाते हैं, लेकिन उन पे इफेक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं आता कि वो एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा डीप या लो एनर्जी पे मौजूद होते हैं। अब जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने इस जगह के ऊपर एक्सप्रेस किया था, अब वो मूव करता हुआ हल्की सी एनर्जी अब्जॉर्ब करके यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो अपर साइड के ऊपर, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वो लोअर साइड के ऊपर आता चला जाता है। तो अगर हम बात करें 0 केल्विन के करीब इस टेम्परेचर की, तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी लिथियम एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं वो अपने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की लोएस्ट मोस्ट पॉसिबल स्टेट के ऊपर मौजूद होते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो फिर मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं उनका उन एटम्स के साथ जो डायरेक्टली कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे उनसे कोलिजन का चांस एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स विदाउट कोलिजन इन एटम के यहाँ पे इनके करीब से गुजर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे लार्ज नंबर में किसी क्रिस्टल के अंदर इस तरह से एटम्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने इधर आना है, इसका इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेगा, और फिर हमारी स्टडी के पोर्शन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। तो इनका इर्द गिर्द के एटम के
वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ कोलिजन का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब हम इस टेम्परेचर के ऊपर पहुंचते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि यहाँ पे इर्द गिर्द के जितने एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट पॉसिबल स्टेट के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का उनसे कोलिजन का चांस एलिमिनेट हो जाता है और किसी किस्म का कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं आता। तो इस केस के अंदर वो मटेरियल क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। और इस टेम्परेचर को क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम जरा सुपर कंडक्टर्स की तरफ चले जाते हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या हैं। सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं which have practically zero resistance or resistivity below a certain temperature are called superconductors। इसके बाद हम क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन कर लेते हैं। The temperature below which अब मटेरियल, अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बात की जाए तो मेटल्स हैज जीरो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द मटेरियल। दैट मीन्स हर मटेरियल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अलहदा होगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग में कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो कॉलम है उसमें हम मेटल्स का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद सिंबल, उसके बाद उस मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका सिंबल T विद सबस्क्रिप्ट ऑफ C यूज किया जाता है, उसकी बात करेंगे। इनमें सबसे पहला मेटल जो है वो है मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है और ये 4.2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, जो कि नॉन जीरो टेम्परेचर है, यहाँ पे अपनी तमाम की तमाम रेजिस्टेंस लूज कर देता है और सुपर कंडक्टर बन जाता है। ये डिस्कवरी कब हुई? ये डिस्कवरी 1911 में हुई और जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की उसका नाम है मेरलिंग-ओन्स। इसके बाद डिफरेंट और मेटल्स के भी क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट किए गए, जिनमें एल्यूमिनियम विद सिंपल Al 1.1 केल्विन के इक्वल आके अपनी तमाम रेजिस्टेंस लूज कर देता है। इसके बाद टिन Sn 3.72 केल्विन के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस लूज करता है। फिर लेड या फिर Pb 7.2 केल्विन के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस लूज कर देता है। दैट मीन्स अगर इन मेटल्स को इन टेम्परेचर्स के इक्वल या बिलो रख दिया जाए तो इनमें जो भी करंट है वो एग्जिस्ट करेगा इनडेफिनेटली। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नॉर्मल लाइफ में किसी वायर का स्विच ऑफ कर देते हैं तो जब हम उसके टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं या टच करते हैं तो कोई करंट उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर वो वायर सुपर कंडक्टर की बनी हुई और उसमें एक दफ़ा चार्जेस को एनर्जी दे दी गई तो वो एनर्जी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दें, क्योंकि वो एनर्जी खुद से डिसिपेट नहीं होनी। नॉर्मल वायर्स में तो वो एनर्जी हीट की सूरत में डिसिपेट हो जाती है, लेकिन सुपर कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता और करंट एग्जिस्ट करता है इनडेफिनेटली जब तक आप उसको यूटिलाइज ना कर लें। इसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए एक डेफिनेशन डेवलप हुई और वो थी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन के रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हुए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू 77 केल्विन के इक्वल डिसाइड की गई। इस डेफिनेशन के मुताबिक कुछ
मटेरियल्स लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहलाए। ऐसे मेटल्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से कम था या उनके इक्वल था, ऐसे मेटल्स और मटेरियल्स को लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्लासिफाई किया गया। इसके बाद ऐसे मटेरियल्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन से ग्रेटर था, इनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के तौर पे क्लासिफाई किया गया। अभी तक हमने जितने भी मेटल्स पढ़े वो सारे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। इन टेम्परेचर्स को अचीव कर लेना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन इसलिए की गई क्योंकि 1986 में एक न्यू क्लास डिस्कवर हुई सिरामिक मटेरियल्स की। सिरामिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो कि क्ले में मिक्सचर बनाने के साथ किन चीज़ों का, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या फिर एलिमेंट्स का, इनका मिक्सचर बना के जब बेक किया जाता है तो जो मटेरियल बनता है वो क्या कहलाता है? वो सिरामिक मटेरियल कहलाता है। सो न्यू क्लास ऑफ सिरामिक मटेरियल्स डिस्कवर हुई जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 125 केल्विन थी, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा, इसलिए ये सिरामिक मटेरियल्स हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहलाए। इसके बाद एक कंप्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड जिसका फार्मूला YBA2Cu3.O7 था, ये डिस्कवर किया प्रोफेसर याओ लियांस ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 163 केल्विन या फिर -110 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। सो हमने ये देखा कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है न्यू सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर हो रहे हैं। इसमें हमारे लिए होप फॉर फ्यूचर है। वो क्या? वेरी सून we will discover materials which become superconductors at room temperatures। रूम टेम्परेचर्स पे सुपर कंडक्टर होना हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए से। अंडर हेडिंग ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सबसे पहले यहां पे जो बात हमने डिस्कस करनी है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर एमआरआई। इस टेक्निक में ब्रेन के अंदर आयन फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसे एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ टेस्ट किया जाता है। इसके बारे में बुक ने साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 147 के ऊपर डिस्कस की है। इस तरह से फॉर योर इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI uses strong magnetic field produced by superconducting materials for scanning. Computer processing produces the image identifying the tumors and inflamed tissues। सो अगर ब्रेन डिजीज्ड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट होगी और बाआसानी MRI के जरिए से इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल डिस्कस की गई है वो है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। इनको यूजुअली मैगलेव्स भी कहा जाता है। ये ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि ट्रैक से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होती या बहुत ही थोड़ा सा कांटेक्ट होता है, वो सिर्फ ट्रैक के ऊपर ट्रेन को रखने के लिए, वरना एक्चुअली ये ट्रेन्स
प्रैक्टिकली ट्रैक से ऊपर हवा में लेविएटेड होती हैं या सस्पेंडेड होती हैं। इसके लिए बुक में पेज 151 के ऊपर साइड इंफॉर्मेशन गिवन है। अ बुलेट ट्रेन इज लिफ्टेड अबव द रेल्स ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, thus friction is reduced to minimum and speed can be enhanced up to 500 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो ट्रैक दिखाया गया है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मौजूद हैं और ऐसे ही ट्रेन के बॉटम के ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मौजूद हैं। तो या तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन या फिर मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से ये ट्रेन ट्रैक से ऊपर लेविटेटेड रहती है। सिर्फ साइड में ये जो कॉन्टैक्ट्स इस जगह के ऊपर दिखाए गए हैं ट्रैक के साथ ट्रेन के, ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं और इसलिए फिजिकल कांटेक्ट में है कि ट्रेन ट्रैक से ना हट जाए, वरना जैसे एयरक्राफ्ट एक हवा में उड़ रहा होता है ये ट्रेन भी हवा में उड़ती हुई एज्यूम की जा सकती है। सो इसको ग्रेट स्पीड्स तक एक्सेलरेट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिखी हुई है, लेकिन अब ये ट्रेन प्रैक्टिकली इससे भी ज़्यादा स्पीड्स के ऊपर रन की जाती हैं और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये ट्रेन 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड अचीव कर चुकी हैं। दैट मीन्स एयरक्राफ्ट की जो नॉर्मल स्पीड है पैसेंजर एयरक्राफ्ट की वो भी 1100 या 1200 किलोमीटर पर आवर के करीब होती है, अगर वो साउंड की स्पीड से कम रहे तो। साउंड की जो स्पीड है वो 1246 किलोमीटर पर आवर के करीब होती है। सो एक्चुअली जब इस ट्रेन को स्पीड अप किया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके अलावा टर्न्स आते हैं, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली फ़िलहाल 1000 किलोमीटर पर आवर तक नहीं ले जा सके, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर को भी एक्सीड कर जाएगी। फिर जब ब्रेक्स लगानी होती हैं तो उस वक्त फिजिकली कुछ टायर्स या फिर व्हील्स इस ट्रैक को टच करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से ट्रेन स्लो डाउन होती है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज की एग्जाम्पल जो बुक ने लिखी है दैट इज स्मॉल बट पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स। दैट मीन्स आज हमें बहुत ज़्यादा लोड उठाने के लिए या बहुत हैवी मशीनरी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत मैसिव मोटर्स यूज़ करनी पड़ती हैं और उनमें हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। और इसके अलावा हमें वाइंडिंग के लिए जो कॉइल है उसमें थिक वायर यूज़ करनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रखती है। सो अगर मुस्तकबिल में कभी ऐसे सुपर कंडक्टर्स बना लिए गए जिनकी वायर्स को हम वाइंडिंग के लिए यूज़ कर सकें तो उनमें हीटिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो हम बहुत ही थिन वायर्स को यूज़ करते हुए बड़ी मोटर जितना टॉर्क जनरेट करने वाली बहुत ही छोटी मोटर्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बुक ने डिस्क्राइब की है वो है फास्टर कंप्यूटर चिप्स। सो ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी प्रोसेसर फॉर एग्जांपल सीपीयू या फिर जीपीयू, सीपीयू से मुराद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है और जीपीयू से मुराद ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये हीटअप होते हैं जैसे ही डेटा को प्रोसेस करते हैं, इनके ऊपर फैंस लगे होते हैं जो इनको कूल डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अगर किसी वजह से कूलिंग सिस्टम फेल होता है तो फिर कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है वो फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स या कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो वो फ्रीज हो जाता है और कंप्यूटर स्टक हो जाता है। लेकिन अगर मुस्तकबिल में कभी रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर कर लिए गए तो चाहे एमआरआई मशीन्स हों जिनमें हमें सुपर कंडक्टर्स चाहिए जो हमें बहुत लो टेम्परेचर पे जाके मिलते हैं, इसलिए एमआरआई मशीन बहुत एक्सपेंसिव होती है और उसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं और हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, या फिर मोटर्स की बात कर लें जो बहुत मैसिव मोटर्स चलती हैं, या फिर कंप्यूटर चिप्स की बात करें जो बहुत ज़्यादा हीटअप होती हैं। अगर सुपर कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे बन जाते हैं तो इससे ये तमाम डिवाइसेस बहुत ही कम एनर्जी के ऊपर विदाउट एनी हीट लॉस ऑपरेट कर सकते हैं। आप कंसीडर कीजिए कि आपका अगर कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड कोई वीडियो गेम रन करते हुए फ्रीज करता है, दैट मीन्स वो डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैवी है उस जीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, वो हीटअप होना स्टार्ट होता है और जो ऑटोमेटिक सेंसर्स हैं वो डेटा को फ्रीज कर देते हैं जिससे गेम फ्रीज हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर मुस्तकबिल में कभी कोई ग्राफिक्स कार्ड ऐसा हो जिसमें जो जीपीयू यूज़ किया गया है उसमें सुपर कंडक्टर्स मौजूद हों तो वो कभी हीटअप होगा ही नहीं। आप उसकी ओवरक्लॉकिंग की जो
लिमिट है उसको एज्यूम कर सकते हैं कि वो किस कदर ज़्यादा होगी, अपने मेंशन्ड रेट की निस्बत वो किस कदर ज़्यादा डेटा बहुत हाई स्पीड से प्रोसेस कर पाएगा। यही हाल सीपीयूज का होगा कि ऐसे सीपीयूज बनेंगे जिनमें किसी भी किस्म का कोई हीट लॉस नहीं होगा, सो वो ओवरक्लॉकिंग कर सकेंगे, दैट मीन्स अपनी लिमिट से ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर पाएंगे। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड इन 1911। नेक्स्ट है, फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय मेलिंग-ओन्स। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मर्करी इज 4.2 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज 1.18 Kelvin and critical temperature of tin is 3.72 Kelvin। फिर critical temperature of lead पूछा गया है, इसकी वैल्यू है 7.2 Kelvin। नेक्स्ट है, boiling point of liquid nitrogen is 77 Kelvin। ceramic superconductors are referred as high temperature superconductors क्योंकि उनका जो critical temperature है वो कितना होता है, वो 125 केल्विन के करीब होता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की गई है कि ये हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर याओ लियांस ली। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ यट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड इज 163 केल्विन। सो आज के जो एमसीक्यूज थे ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड थे, इसलिए बहुत ही आसान थे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी सुपर कंडक्टर्स की डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।